करेंगे कि अगर हमको इक्वेशन दिया गया है दो वेरिएबल्स का और उन दो वेरिएबल्स में के बीच का रिलेशन हम ग्राफ से स्टडी करना चाहते हैं, तो उस ग्राफ की शेप कैसी है? शेप ऑफ द ग्राफ लुकिंग टू द इक्वेशन, जैसे शेप ऑफ ग्राफ एक्स और वाई एक ग्राफ में लगातार चेंज हो रहे हैं और उनका आपस का रिलेशन है y इज इक्वल टू mx, ये रिलेशन। जैसे y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 7x, y इज इक्वल टू 12x, इस तरह के रिलेशन ये सबसे प्रिलिमिनरी और सबसे इजी रिलेशन होते हैं। इनमें आप ये देखेंगे y और x दोनों की पावर 1, ये दोनों की पावर 1। इनका जब भी ग्राफ बनेगा तो ये ग्राफ होगा एक स्ट्रेट लाइन जो कि ऐसी होगी। इस स्ट्रेट लाइन में क्या स्पेशलिटी है, इस ग्राफ में क्या स्पेशलिटी है? ये 1 और 1 है, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन होगी। और ऐसे रिलेशन को अब कहेंगे हम लीनियर रिलेशन। तो लीनियर रिलेशन हम बहुत शब्द यूज करेंगे फिजिक्स में। लीनियर रिलेशन विल बी द ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन, और अलजेब्रा में इसका मीनिंग है कि दोनों की पावर कितनी कितनी है, 1 and 1। ये इसका अलजेब्रिक मीनिंग है। इसी का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है the line will pass through origin which has got coordinate 0, 0. Line pass through origin 0, 0. ओके, ये दो फीचर हमने इसके याद कर लिए। अब दूसरा, इसी का एक दूसरा पार्ट हम लेते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। इसमें भी दोनों की पावर 1, 1 है, दोनों की पावर 1, 1 है, इसलिए कौन सा फीचर ये दिखाएगा? स्ट्रेट लाइन। तो दिस विल अगेन बी ए स्ट्रेट लाइन। लेकिन इसमें अगर आप देखिए, आप अगर x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 नहीं होगी। कितनी हो जाएगी? y इज इक्वल टू सी। इसमें अगर हम x रखते हैं 0 तो y कितना हो जाएगा? 0। तो अगर x 0 है तो y भी 0 होगा, ये पॉइंट देगा हमको। यहाँ पर x को अगर हम 0 कर दें तो y की वैल्यू c आती है, तो x को अगर हम 0 करेंगे तो y की वैल्यू c आएगी। तो यहाँ पर ये ग्राफ हमको ऐसा मिलेगा। अब ये हम कैसे फैसला करेंगे कि ये ऊपर जाता है कि नीचे जाता है? इसका फैसला हम ऐसे करते हैं, देखिए ये यहाँ पर हम पहुंचे, इस पॉइंट पर ये y की वैल्यू है और ये x की वैल्यू है। इस इक्वेशन से देखिए y अपॉन x किसके बराबर होगा? आंसर है y अपॉन x m के बराबर होगा। तो ये रहा y और ये रहा x। तो m हमको ये स्लोप देता है। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये स्लोप ऊपर की तरफ होगा, m पॉजिटिव। और अगर m की वैल्यू नेगेटिव है तो हम देखेंगे कि ये स्लोप जो है ये नेगेटिव होगा और ये ग्राफ नीचे की तरफ चलेगा। दिस इज y इज इक्वल टू -mx, पॉजिटिव, और ये m कैसा है? नेगेटिव। यहां पर y इज इक्वल टू mx प्लस c, m पॉजिटिव है इसलिए इसका स्लोप ऊपर की तरफ होगा। दूसरा c
हमें क्या दिखाता है कि जब x 0 हो जाएगा तो y 0 नहीं होगा, जब x 0 होगा तो y की वैल्यू कितनी बचेगी, c। ये वाली जो वैल्यू है इसको हम कहते हैं c और इसे कहते हैं इंटरसेप्ट। और इसका स्लोप हमको क्या दिखाता है, स्लोप हमें देता है m की वैल्यू। ठीक है, इस तरह से ये m की वैल्यू और ये c का मतलब है, और ये दोनों 1 1 बेसिकली हमको क्या दिखाते हैं, स्ट्रेट लाइन। तो इसमें हमको मिलेगा स्ट्रेट लाइन। दूसरा हमको इसमें क्या मिला, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू c, इसीलिए c को क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट। ये दोनों 0 नहीं होते। ये वाला इक्वेशन हमारा सबसे ज्यादा काम करने वाला इक्वेशन है। ओके, इसके बाद दूसरा इक्वेशन देखते हैं। फिर से इस बात को बोलो। तो y को y की केस में हम c की वैल्यू पता कर सकते y इज इक्वल टू c अगर हम लेंगे, y इज इक्वल टू c लेंगे तो y इज इक्वल टू c यहां पर होता है, तो ये पॉइंट मिला। तो यहां से अगर हम स्टार्ट करेंगे y इज इक्वल टू c तो x इज इक्वल टू 0। ठीक है, y इज इक्वल टू c लिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। बिल्कुल ठीक है। एक चीज आप इसमें और सोच सकते हो कि अगर हम y इज इक्वल टू 0 लें तो क्या होगा। तो ठीक है, वो अलजेब्रा से हम निकाल सकते हैं। इफ y इज इक्वल टू 0 लेते हैं, y इज इक्वल टू 0 लेंगे तो ये इधर आ जाएगा -c और x किसके बराबर हो जाएगा, यस, -c अपॉन x, -c अपॉन x। तो यहां पर एक पॉइंट हमको मिलेगा, ये यहां पर हाइट कितनी है, 0, यानी y कितना है, 0, और x की वैल्यू कितनी है, माइनस। इधर x प्लस है और इधर x माइनस है, तो x की वैल्यू माइनस है और माइनस में कितनी, c अपॉन n। ठीक है, तो जैसे ही आप इक्वेशन को देखते हैं उस पर आपको समझ में आता है कि दोनों की पावर 1 1 है, तो क्या श्योर हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। उसके बाद अगर ये m पॉजिटिव है तो स्ट्रेट लाइन ऊपर उठी हुई कि नीचे जाती हुई, ऊपर उठती हुई। m अगर पॉजिटिव है तो ऊपर उठती हुई और m अगर नेगेटिव है तो नीचे जाती हुई। जैसे y इज इक्वल टू -3x प्लस 5, इसका क्या मतलब हुआ, स्ट्रेट लाइन है, नंबर 1। नंबर 2 किधर जाती हुई है, नीचे। नंबर 3 -3x प्लस 5, तो इंटरसेप्ट कहां से स्टार्ट होगा, व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5, यानी यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा और वो ग्राफ ऐसे जाएगा, y इज इक्वल टू 5 व्हेन x इज इक्वल टू 0, और ये स्लोप है नीचे की तरफ, ये माइनस को दिखाता। ठीक है, इसको मैं फिर से यहां बनाता हूं। लेट अस से y इज इक्वल टू -2x प्लस 3। ये ग्राफ कैसा बनेगा, ये ओरिजिन है 0 0, यहां पर दोनों की पावर 1, उससे क्या पता लगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी। नंबर 2, ये m की पावर, m की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, इसका मतलब क्या है, स्लोप कैसा है, नेगेटिव, डाउनवर्ड। नंबर 3, अगर हम इसमें x को 0 कर दें तो y की वैल्यू कितनी होगी, +3। +3 हमको ये पॉइंट देता है, x इज इक्वल टू 0। ये पूरी लाइन क्या होती है, x इज इक्वल टू 0। इसमें y हमको यहां से मिलेगा, तो y की वैल्यू कितनी आई, +3। अब यहां से स्लोप बनेगा और लाइन नीचे जाएगी, y अपॉन x इज इक्वल टू 2 आया,
y अपॉन x, अगर इसको छोड़ दीजिए तो y अपॉन x इज इक्वल टू -2 अपॉन 1। इसका मतलब क्या है कि x अगर 1 इंक्रीज होता है तो y कितना इंक्रीज होगा? 2। x अगर 1 बढ़ता है तो y कितना बढ़ता है? 2। ऐसा इसका मतलब है कि अगर ये 3 है तो ये कितना है? 1.5 और ये लाइन। ये समझ आया? y और x दोनों का रिलेशन कितना है? 2 and 1 माइनस नीचे की तरफ पावर 1 1 स्ट्रेट लाइन। ये तीनों चीजें आपको इससे दिखती है। इस तरह से हमने ग्राफ और अलजेब्रा का इक्वेशन इन दोनों को आपस में जोड़ा। इज दिस पॉइंट क्लियर? हाँ बोलिए। ओरिजिन में 0 0 है। हाँ, तो इस इक्वेशन में 0 3 दे सकते हैं, अपने ओरिजिन से नहीं कर सकते। 0 3 किसको 0 3 लेंगे? ओरिजिन ओरिजिन को यहां मान लें, पर ओरिजिन 0 0 होता है। इसको कंडीशन में सेम ही कर सकते हैं। नहीं, आप बना सकते हैं, यू आर राइट। इसको मैं आप जो बोल रहे हो उससे बनाते हैं और वो इस तरह से बनेगा। ये हमने ओरिजिन बनाई और इस ओरिजिन को नाम दिया 0 3 0 3। अब लाइन कहां से स्टार्ट होगी? When x is equal to 0, y is equal to 3, तो यहां से लाइन स्टार्ट होगी। बिल्कुल ठीक। स्लोप कैसा, शेप कैसी होगी? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि दोनों 1 1 है। स्लोप निगेटिव है इसलिए नीचे जाएगा और ये यहां से इसका रेशियो क्या बनता है? 2 to 1। तो y 2 और 1 x, दिस इज 1 and 1 2 and this is only 1, this one. So this is a straight line like this. अब ये ओरिजिन से है, क्यों? क्योंकि हमने ओरिजिन ही कहां पर की? 0 3। ये लाइन ये, इसके कोऑर्डिनेट क्या है? इसका x क्या है? 0, y कोऑर्डिनेट 3, तो ये भी 0 3। देखिए 0 3 से ऐसे चली, ये भी 0 3 से ऐसे चली। आपने ओरिजिन यहां मान लिया तो यहां मान लो, यहां मानना है तो यहां मान लो, यहां मानना है तो यहां मान लो। लेकिन लाइन हमेशा कहां से स्टार्ट होगी? 0 3 इक्वेशन के अनुसार। ठीक है, ये बना। ओके, अब इसके बाद अगला स्लोप हम लेते हैं एंड दैट स्लोप इज व्हेन द पावर इज 2 1। ओके, उसके पहले एक छोटा सा वेरिएशन हम और ले सकते हैं इसी का। y is equal to mx minus c। एग्जाम्पल, y is equal to 2x minus 3। ये इक्वेशन कैसा होगा? शुरू करते हैं। y is equal to 2x minus 3। y और x की पावर कितनी कितनी है? 1 1। तो शेप कैसी होगी? स्ट्रेट लाइन। ये पक्का हो गया। अब इसका स्लोप ये y अपॉन x किसके बराबर होगा? +2। +2 इज अपवर्ड। ठीक है, +2 इज अपवर्ड और अपवर्ड में भी कैसा होगा? तो पहला ओरिजिन कैसे ढूंढते हैं? सॉरी, स्टार्टिंग पॉइंट कैसे ढूंढते हैं? ओरिजिन हमने हमेशा क्या मान ली? 0 0। तो इसमें x इज इक्वल टू 0 रखिए। जब x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y कितना आएगा? -3। तो इसलिए अब ये y जो है when x is equal to 0, y is equal to -1, -2, -3, ये -3 आया। ये हमको स्टार्टिंग पॉइंट मिला।
x इज इक्वल टू -3। अब स्लोप कैसा है? अपवर्ड। क्यों? क्योंकि y अपॉन एक्स प्लस 2 है, ऊपर जाएगा और y अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस y 2 है और x 1। तो x अगर 1 आगे बढ़ता है तो y 2। तो यहां से हमने स्टार्ट किया, यहां से y को 2 ऊपर बढ़ाना है, x 1 आगे बढ़ाना है, ये पॉइंट मिला एंड दिस इज। ये लाइन यहां जहां काटेगी, इस पॉइंट पर y कितना है? कौन सा है? इस पॉइंट पर y 0 है, इस पॉइंट पर y की वैल्यू 0। तो यहां y की वैल्यू 0 रखिए, x की वैल्यू कितनी आएगी? 3/2 प्लस कि माइनस? प्लस। तो ये y 0 हुआ, ये 1 है, ये 2 है और ये कितना है? 3/2। देखो, तो 2 पॉइंट हम बनाया करेंगे, एक में x इज इक्वल टू 0 कर देंगे, हमको ये पॉइंट मिल जाएगा, दूसरे में y इज इक्वल टू 0 कर देंगे, ये पॉइंट मिल जाएगा। दोनों पॉइंट को मिलाएंगे, हमको ग्राफ मिल जाएगा। ग्राफ की शेप हमको ऐसा गोल रखना है, स्ट्रेट रखना है, ये हमको कौन बताता है? 1 1 ये हमको बताता है। इस तरह से हमको शेप भी पता लगी, हमको स्लोप भी पता लगा और हम ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमको स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ हमने बनाए, ये 4 तरह के ग्राफ बने। अब इसके बाद हम दूसरे तरह की शेप लेते हैं। ओके, इसमें हमारा मेथड क्या हुआ? फिर से y और x दोनों की पावर कितनी कितनी है? 1 1। लाइन कैसी आएगी? स्ट्रेट। एक बार x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू लेंगे, एक बार y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू लेंगे, और स्लोप इससे हमको मिलेगा y अपॉन x। y अपॉन x इज इक्वल टू जो क्वांटिटी आएगी, अगर वो स्लोप 1 से ज्यादा है या 1 से कम है, उससे स्लोप का फैसला होगा। ये 0 स्लोप है, 45 डिग्री किया तो ये 1 और 1 स्लोप। इस तरह से इससे हमको स्लोप मिलता है। अब अगली चीज हम लेते हैं, स्लोप के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, थोड़ा हम उसको स्टडी करते हैं कि ये स्लोप ग्राफ में क्या चीज होती है। फिजिक्स में हमको स्लोप ऑफ द ग्राफ, इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या होता है? ये एक ग्राफ है, ये एक लाइन है, लाइन ए, और ये एक लाइन है, लाइन बी। ए और बी इन दोनों लाइन में किसका स्लोप ज्यादा है? इसका स्लोप ज्यादा है, इसकी ढलान ज्यादा है। तो आंसर है बी की ढलान ज्यादा है, बी का स्लोप ज्यादा है। तो ये बी का स्लोप ज्यादा है, इसको हम अलजेब्रा में, मैथमेटिक्स में किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं? इसको हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं कि इसके सामने ये जो एंगल बनता है, ये एंगल है थीटा, ये वाला एंगल बड़ा एंगल थीटा, थीटा की वैल्यू बढ़ गई। यहां पर टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या है? तो आंसर है दिस इज 2 एंड दिस इज 5। तो टेंजेंट थीटा कितना हुआ? ये फर्स्ट केस में। सेकंड केस में बताइए, टेंजेंट थीटा अगर हमको लेना है तो हम इसको ऐसे आगे बढ़ा देते हैं और ये वाली वैल्यू आ गई 4। मान लीजिए ये ऐसा गया और ये वैल्यू 4। तो टेंजेंट थीटा सेकंड केस में कितना हो गया? 4/5। अब 2/5 से 4/5 बड़ा है, ठीक है। लेकिन हम अपनी जनरल भाषा में क्या कहते हैं कि ये जो लाइन ए है और ये जो लाइन बी है, इसकी स्लोप ज्यादा है। तो आंसर है बी का स्लोप ज्यादा है, इसकी ढलान ज्यादा है। तो स्लोप हम
इधर हम बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में स्लोप बड़ा है, मैथमेटिक्स क्या कहती है, इसकी क्या बड़ी है, टेंजेंट। तो जब टेंजेंट बड़ी होती है तो हमारी जनरल लैंग्वेज में स्लोप बड़ा होता है। इसलिए हमने दोनों को इक्वेट कर लिया। स्लोप का मीनिंग टेंजेंट, स्लोप मीनिंग टेंजेंट। So slope is represented by tangent. Slope is represented by tangent. Tangent of theta. और tangent of theta को हम ट्रिग्नोमेट्री में कैसे नापते हैं? टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा किसके बराबर होती है? y/x। छोटा सा y और छोटा सा x लेंगे तो इसी को हम क्या लिख देंगे? dy/dx। यहां से छोटा सा x लिया, छोटा सा y लिया, dy/dx, y/x। तो ये y/x टेंजेंट थीटा, स्लोप, ये तीनों चीजों का एक ही मतलब है। तो फिर से स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू y/x इज इक्वल टू dy/dx इज इक्वल टू एनी फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। इस तरह से स्लोप से हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी निकाल सकते हैं। अब स्लोप मीन्स फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज दिस? हमको अलग अलग क्वांटिटीज के ग्राफ मिलेंगे। A train is moving continuously, two quantities are changing. One quantity is the distance, second quantity is the time. After 5 seconds, the distance is 100 meter. After 10 seconds, the distance is 200 meter. After 20 seconds, the distance is 400 meter. So, two coordinates are changing continuously, and these two coordinates, let us say y is distance and x is time. Now if we make a graph and the graph comes like this, okay, now any point has two coordinates, y coordinate and x coordinate. If we take the value of 2 and divide y/x, now y we have taken distance and x we have taken as time. Now we will talk in two languages, language of physics and language of mathematics. Mathematics की language में y/x क्या होता है? Slope। y/x क्या होता है? Slope, tangent theta. y/x is tangent theta and tangent theta is slope. ये मैथ्स की लैंग्वेज होती है। फिजिक्स की लैंग्वेज में आइए, y हमने क्या माना है? डिस्टेंस, और x क्या माना है? टाइम। फिजिक्स में डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? यस, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड। तो इसको हम क्या लिख देंगे? स्पीड। फिर से स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा इज y/x, दैट इज dy/dx, and dy/dx in physics quantity, what is this? Speed. So speed is equal to what? Slope. ये बात समझ में आई? तो स्पीड हमको किससे दिखाई देती है? स्लोप से। There are two buses going from station A to B. One has got distance time graph this A, other has got distance time graph B. Now which bus is going faster? Faster means higher speed. More speed. If speed is large, what will be large? If speed is large, what will be large? Slope. और A और B में इसका स्लोप हाई है, बताइए। B का
विजुअल हम देखकर ही सिर्फ बता सकते कि बी का स्लोप ज्यादा है, ए का स्लोप इतना, बी का स्लोप इतना। तो बी का स्लोप ज्यादा है और स्लोप का मतलब फिजिक्स में क्या हुआ, स्पीड, यानी बी की स्पीड ज्यादा है। देयर इज वन कंडीशन, शर्त यह है कि ये ग्राफ किस किस का ग्राफ होना चाहिए, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ होना चाहिए, देन ओनली दिस स्लोप विल रिप्रेजेंट स्पीड। ठीक है, सो दिस इज इट। अगर हमारा ये ग्राफ स्पीड और टाइम का ग्राफ होता तो स्लोप क्या दिखाता, नहीं, फिर से स्पीड टाइम, स्लोप हमेशा क्या दिखाता है, y अपॉन एक्स। तो y में क्या लेंगे हम, स्पीड, x में क्या लेंगे, टाइम। ये देखिए स्पीड टाइम और ये स्लोप। इसका यहां पर हमने लिया, ये है y कोऑर्डिनेट और ये है x कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट। तो इसके में जब हम y अपॉन x करेंगे, y अपॉन x, this quantity upon this quantity, suppose this length is 5 and this length is also 5, so y upon x is how much, 5 upon 5, that is 1। मैथमेटिक्स में वो 1 क्या है, टेंजेंट थीटा, स्लोप क्या है, 1। हाउ मच इज द स्लोप, 1 in mathematics, but in physics what is that slope, slope is dy by dx, y upon x। y किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पीड, और x किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम। तो स्पीड अपॉन टाइम क्या होता है, यस, दैट इज एक्सीलरेशन। तो स्पीड टाइम ग्राफ में स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सीलरेशन को, लेकिन डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पीड। तो जब भी हम देखेंगे स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, तो हम क्या देखते हैं कि पहले y कौन है और x कौन। फिर से मैंने एक ग्राफ बनाया, एक स्प्रिंग पर फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से उसका डिस्प्लेसमेंट होता चला गया और हमने एक ग्राफ बना दिया। वो ग्राफ क्या था, एफ एक्स, ये ऐसा ग्राफ आया। अब एक स्प्रिंग लगाया, ये ग्राफ आया, दूसरा स्प्रिंग लगाया, उसका ये ग्राफ आया बी। तो अब इसमें एक का स्लोप कम है, बी का स्लोप ज्यादा है। तो एक किसको रिप्रेजेंट करता है, बी किसको रिप्रेजेंट करता है, ये हमको बताना। तो फिर से स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, बताइए, स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, y बाई एक्स। फिजिक्स की क्वांटिटी कौन सी आ गई, y कौन है इसमें, वेरी गुड। तो यहां पर हम लिखेंगे स्लोप रिप्रेजेंट्स y अपॉन एक्स। y क्या है, फोर्स, और x क्या है, टाइम, फोर्स अपॉन टाइम। ओके, तो फोर्स अपॉन, ओ सॉरी, x टाइम नहीं लिया हमने, x लिया है डिस्प्लेसमेंट, कितना स्प्रिंग दबता है उसको हमने x माना। तो x इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ फिजिक्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग, डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग, एंड दिस इज फोर्स। तो y अपॉन x स्लोप किसके बराबर हुआ, फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। और ये हम एक क्वांटिटी पढ़ेंगे जिसको फिजिक्स में हम कहेंगे फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। तो ए और बी में किसका फोर्स कांस्टेंट ज्यादा, बी का, क्योंकि उसका स्लोप ज्यादा। और यहां पर स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, फोर्स कांस्टेंट को, जिसका स्लोप ज्यादा उसका फोर्स कांस्टेंट ज्यादा। ये होता है
स्लोप के साथ कौन सी फिजिकल क्वांटिटी ऐड होगी। हमेशा याद रखिए, इसको देखोगे एक्सिस को, वाई एक्सिस पे कौन है, एक्स एक्सिस पे कौन है, वाई एक्सिस वाले को डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, जो फिजिक्स की क्वांटिटी आती है दैट क्वांटिटी इज टेकन एज स्लोप। ये स्लोप हुआ। इसके बाद हम एक छोटी सी चीज देखते हैं एंड दैट इज एरिया। ठीक है, अब देखिए एरिया ऑफ ए ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है। एरिया ऑफ ए ग्राफ। ओके, एरिया ऑफ ए ग्राफ देखने के लिए एरिया ऑफ ए ग्राफ का मतलब क्या होता है। एरिया ऑफ ए ग्राफ का मतलब है कि ये हमने एक ग्राफ बनाया, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, इसके दो पॉइंट लिए, ये और ये, यहां x की कुछ वैल्यू है, मान लो x1, और यहां x की वैल्यू इतनी ज्यादा है x2। यहां x1 से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉप करेंगे, x2 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, और ये वाला जो एरिया है इस पूरे एरिया को हम कहेंगे एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ। तो ये एरिया कहां से कहां तक लेना है, उस लाइन से लेके नीचे एक्स एक्सिस तक। ओके, तो ये एरिया अंडर द ग्राफ। अब इसके लिए हमने क्या किया, जो भी दो पॉइंट हैं, भले वो ओरिजिन हो या कोई दूसरा पॉइंट हो, दोनों से एक एक परपेंडिकुलर बनाया, ये वाला एरिया लिया। अगर हमको ओरिजिन से लेना है तो हम ये पूरा भी ले सकते हैं, और दैट इज इमटेरियल कि x1 से x2 तक लिया या पूरा लिया गया। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एरिया का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय एरिया। तो मैथमेटिक्स में देखिए और फिजिक्स में देखिए। मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स शो area is equal to length into width. Here we can say width into height. Width into height. ये एरिया होता है। अगर रेक्टेंगल है तो दोनों की फुल वैल्यू लेंगे, और अगर ट्रायंगल है तो हाफ लेंगे। ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ विड्थ इनटू हाइट, और रेक्टेंगल होगा तो फुल विड्थ इनटू हाइट, पर दोनों केसेस में विड्थ इनटू हाइट को होता है। ठीक है, ओके, ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है। अब फिजिक्स में देखिए, फिजिक्स में इसको देखने के लिए मैं देखूंगा कि मैंने ये ग्राफ किस किस के बीच बनाया। फिर से मैंने ये ग्राफ बनाया स्पीड एंड टाइम। एक कार चली, 1 सेकंड के बाद उसकी स्पीड 5, 2 सेकंड के बाद 10, 3 सेकंड के बाद 15, 4 सेकंड के बाद 20, ये ग्राफ आ गया उसमें। इसमें एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है, एरिया रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लिकेशन। अब बताइए विड्थ में क्या चीज है, टाइम, हाइट में क्या चीज है, स्पीड। तो ये क्या हुआ, वेरी गुड, टाइम इंटू स्पीड, और टाइम इंटू स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस, राइट। तो एरिया ऑफ ए ग्राफ, एरिया ऑफ ए ग्राफ, विच ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ शोज डिस्टेंस। इस तरह से हम एरिया से एक क्वांटिटी बनाते हैं। लेकिन इसके पहले हमने एक ग्राफ बनाया, इस ग्राफ पर एक नजर डालिए। ये जो पहले हमने ग्राफ देखा था, इस ग्राफ में हमने स्पीड और टाइम का ग्राफ बनाया हुआ था। उस ग्राफ में क्या था, स्लोप, और वो स्लोप हमको क्या दिखाता है, स्लोप, स्लोप ये स्पीड और टाइम, स्पीड टाइम स्लोप क्या देता है हमको, स्पीड टाइम स्लोप कहाँ है, हमने बनाया है इसको, ये स्पीड टाइम। तो स्पीड टाइम स्लोप क्या देता है, एक्सीलरेशन। स्पीड टाइम एरिया क्या देता है, डिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरह से एक ग्राफ से अगर हमको स्पीड और टाइम का एक ग्राफ दिया गया है तो दो क्वांटिटीज हम निकाल सकते हैं।
कौन कौन सी? एक्सेलरेशन और डिस्टेंस। एक्सेलरेशन के लिए किसको निकालेंगे? स्पीड और टाइम का स्लोप। ये ज्यादा एक्सेलरेशन है, ये कम एक्सेलरेशन। उसी तरह से एरिया हमको क्या बताया करेगा? डिस्टेंस। तो ये स्लोप होता है और ये एरिया होता है। तो हर ग्राफ में स्लोप और एरिया होता है, पर हर ग्राफ में उसका मीनिंग हो ये जरूरी नहीं होता। कोई कोई चीज में, जैसे हमने लिया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, अगर हम यहां पर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ लेते हैं 80 ग्राफ एक्सेलरेशन टाइम, और ये ग्राफ आया, पहले एक्सेलरेशन हाई था, ब्रेक लगाते चले गए, कुछ देर बाद एक्सेलरेशन 0 हो गया, तो ये ग्राफ आया। तो इसका एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? और एरिया हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है? y मल्टीप्लाइड बाई एक्स। एरिया को हम हमेशा क्या लिखेंगे? एरिया विड्थ इनटू हाइट, दैट इज y मल्टीप्लाइड बाई एक्स। तो यहां पर y मल्टीप्लाइड बाई एक्स हमको क्या देता है? तो आंसर है कि y मल्टीप्लाइड बाई एक्स हमको देगा एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाई टाइम, लेकिन हम नहीं जानते कि एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाई टाइम क्या होता है। सॉरी, जानते हैं क्या होता है? बोलिए। एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाई टाइम इज स्पीड, दैट इज स्पीड। तो यहां पर हमको एरिया क्या देता है? स्पीड। फिर से मैंने एक ग्राफ बनाया, ये है फोर्स और ये है डिस्प्लेसमेंट। एक स्प्रिंग पर फोर्स लगाते गए और उसमें डिस्प्लेसमेंट होता चला गया। ये ग्राफ पहले भी दिया, और पहले शुरू में फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट कम था, फोर्स हमने बढ़ाया तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ गया, फिर फोर्स बढ़ाया, डिस्प्लेसमेंट और बढ़ गया, और इस तरह से ऐसे फोर्स बढ़ाते गए, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता चला गया। ये ग्राफ। तो इस ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा? फोर्स अपॉन डिस्टेंस। फिजिक्स में हम पढ़ेंगे कि इसको हम क्या कहते हैं? फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। लेकिन अगर हम इसके स्लोप की जगह इसका एरिया निकालेंगे, ये एरिया x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू x1 तक हमने इसका एरिया निकाला। ये एरिया हमको क्या देता है? तो मैथमेटिक्स में बताइए एरिया क्या देगा? विड्थ इनटू हाइट, दैट इज y इनटू x। एरिया y इनटू x। अब y यहां इस ग्राफ पे y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फोर्स। और x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? क्या आपने 10th में पढ़ा है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन। क्या होता है? वर्क डन। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? वर्क डन। यानी स्प्रिंग को दबाना शुरू किया, 0 से दबाया, 5 सेंटीमीटर तक दबाया, तो हर समय हमने फोर्स इनटू 5 सेंटीमीटर किया, क्या आ गया? हमने कितना वर्क किया। तो एरिया हमेशा हमको क्या देता है? वो दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन जिसको हम y और x से रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। ठीक है? तो दिस इज वर्क डन, तो दिस इज एरिया। स्लोप हमेशा हमको क्या देगा? फिजिक्स की वो वाली क्वांटिटी जो दोनों के डिवीजन से बनती है, और एरिया हमको हमेशा क्या देगा? वो वाली क्वांटिटी जो फिजिक्स में दोनों के मल्टीप्लिकेशन से बनती है। समझ आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे फिजिक्स के लिए। ठीक? एरिया ऑफ द ग्राफ एंड स्लोप ऑफ द ग्राफ। ओके, तो ये हमने देखा इसका स्लोप और वर्क। अब अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं लाइक दिस, दिस इज फोर्स एंड दिस इज टाइम। फोर्स इंटू टाइम।
ये बना। अब इस लाइन का स्लोप क्या होता है? फिजिक्स में क्या होगा? फोर्स अपॉन टाइम। अगर हमको मालूम है कि फोर्स अपॉन टाइम क्या चीज है, तो वो स्लोप रिप्रेजेंट करेगा और फोर्स अपॉन टाइम होता है मोमेंटम। फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। सॉरी, फोर्स डिवाइडेड बाय टाइम, फोर्स पर यूनिट टाइम, नो सॉरी, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज फोर्स। तो ये है फोर्स और ये है टाइम। इसका एरिया हमको क्या देता है? यस, देखिए, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, मोमेंटम अपॉन टाइम, ये हमको डेफिनेशन देता है फोर्स की। तो टाइम को उधर ले जाइए, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम क्या मिलेगा? मोमेंटम। अब ये बताइए, इस ग्राफ में फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम एरिया है कि स्लोप है? दिस इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क। फोर्स इनटू टाइम, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम क्या चीज है? एरिया की स्लोप? यहां पर क्या है? वो एरिया। बिल्कुल ठीक, क्योंकि फोर्स क्या है? वाई, और टाइम क्या है? एक्स, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या देता है? एरिया। इसलिए इस ग्राफ में एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? फोर्स इंटू टाइम, और फोर्स इंटू टाइम क्या होता है? मोमेंटम। तो एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? मोमेंटम। समझ आया? अब अगर मैं आपसे पूछूं स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आपने मुझे बताया मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम, और फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम ये दोनों को हमने देखा y इंटू एक्स, और ये क्या चीज है? ए। ठीक है? अच्छा, अब अगर मैंने आपसे पूछा व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्लोप, तो आप क्या बताएंगे? स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? तो स्लोप यहां रिप्रेजेंट करेगा y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स। y क्या चीज है? फोर्स, और x क्या चीज है? टाइम। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? फोर्स अपॉन टाइम। अब हम फिजिक्स में ढूंढते हैं व्हाट इज फोर्स अपॉन टाइम। हमको क्वांटिटी नहीं, फिजिक्स में फोर्स अपॉन टाइम की क्वांटिटी हमने नहीं पढ़ी, यानी कोई सिग्निफिकेंट फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है तो नहीं होती है। तो जरूरी नहीं है कि हर स्लोप एक फिजिक्स की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे। तो फिजिक्स की क्वांटिटी को स्लोप रिप्रेजेंट कर सकता है अगर कोई फिजिक्स की वैसी क्वांटिटी होती है, और अगर नहीं होती तो नहीं करेगा। मैथमेटिक्स में स्लोप हमेशा रहेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में dy बाई dx रहेगा, y अपॉन x हमेशा मिलेगा। लेकिन वो फिजिक्स में मिले ये कोई जरूरी नहीं, तो नहीं भी हो सकता है फिजिक्स का कोई मीनिंग, हो भी सकता है। लेकिन हम समझते हैं कि फिजिक्स में स्लोप का मतलब हमेशा क्या होगा? वो क्वांटिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय y अपॉन x, एरिया इज इक्वल टू दैट क्वांटिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय y मल्टीप्लाइड बाय x। इसके बाद अगला ग्राफ हम लेते हैं, एंड दैट विल बी अनदर शेप। वो वाली शेप होगी पैराबोला। ओके, ऐसे कुछ ग्राफ पहले मैथमेटिक्स में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें x की मैक्सिमम पावर 2 है और y की मैक्सिमम पावर 3 है। वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम पावर। x की पावर 1 है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये x की पावर 2 है, ये x की पावर 1 है, ये x की पावर 0। तो 0 है तो 1 बन चुका है, इसलिए हम उसको नहीं लिखते। लेकिन तीनों है, तो 3 हो, 2 हो, 1 हो, लेकिन स्क्वायर होना जरूरी है।
अगर ऐसा स्क्वायर होता है देन वी विल कॉल इट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको हम टेबुलेट करेंगे। टेबुलेट करके y की x की वैल्यू बारी बारी से रखेंगे। x इज इक्वल टू 0 तो y की कुछ वैल्यू आएगी, फिर हाँ वेरी गुड, फिर x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, ऐसा करते गए, देखते y की वैल्यू अलग अलग आती चली जाती है। फिर हमने रखा x इज इक्वल टू -1 रखा तो -1 का स्क्वायर होके क्या हो गया प्लस, तो y फिर भी कैसा आ रहा है प्लस। ऐसा कर करके हमने मैथमेटिक्स में बना के देखा तो हमको ये इक्वेशन मिलता है और सॉरी ये ग्राफ मिलता है और इस ग्राफ की शेप इस तरह से रहेगी, ये ऐसी शेप है। इस शेप की कुछ स्पेशलिटीज होती है, इस शेप की ये स्पेशलिटी होती है व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू व्हाट c, ये वाला पोर्शन कितना होता है c, y इज इक्वल टू c व्हेन x इज इक्वल टू 0। ओके, उसके बाद जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाती है y की वैल्यू में चेंज आती जाता है। यहां पर आप ये देखेंगे कि y की वैल्यू भी बढ़ते जाती है, पर ये वाला कभी भी ऐसा सीधा नहीं होगा, कभी भी सीधा नहीं होगा। आप x को जितना मर्जी बढ़ा दीजिए, भले इसका स्लोप चेंज हो जाए, भले इसकी शेप चेंज हो जाए, ये ऐसा भी हो सकता है और अगर हम इसको बनाने गए तो हो सकता है ये ऐसा भी हो सकता है, फिर अब ये ऊपर जाएगा और ऐसा होके चला जाएगा। तो इसका ये वाली शेप इधर जाएगा, ऐसा चलते चला जाएगा। इसकी स्पेशलिटी क्या होती है? इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि जब भी हम इसका x बढ़ाएंगे y बढ़ेगा हमेशा। ये ऐसा होता गया, x बढ़ाते गए y बढ़ते चला गया, तो यहां से हमको उसका रीजन दिख रहा है कि उसका स्क्वायर पॉजिटिव हो ही जाएगा। अच्छा, तो दूसरा, ये कभी भी इसके पैरेलल नहीं होगा, y एक्सिस के पैरेलल कभी भी नहीं होगा, लेकिन हमेशा इसकी तरफ झुकता चला जाएगा। ये वाली जो शेप होती है दिस इज नोन एज पैराबोला। दिस इज पैराबोला। ये ऐसा भी हो सकता है और ये ऐसा भी हो सकता है। इसमें y की वैल्यू ऊपर और नीचे और बढ़ता कौन है x, तो ये वाला इक्वेशन कैसा होगा, x इज इक्वल टू a y स्क्वायर। तो y को आप 1 रखिए, x की वैल्यू कितनी आएगी 1। ओके, इसकी वैल्यू 2 रख दीजिए 4a, इसकी वैल्यू -2 रखिए, इसकी वैल्यू 5 रखिए, -5 रखिए, 5 रखा 25a, दूसरी तरफ -5 रखा तो भी 25a x की वैल्यू, तो x इज इक्वल टू a y स्क्वायर। x की वैल्यू हम प्लस रख रहे हैं, नो हाँ y की वैल्यू हम प्लस रखें तो भी x प्लस है, y की वैल्यू माइनस रखेंगे तो भी x प्लस है। हर पॉइंट करेक्ट x हमेशा क्या मिल रहा है पॉजिटिव, और कभी भी इसका स्लोप इसके बराबर ऐसे नहीं जाएगा, हमेशा ऐसा ऊपर चढ़ते जाएगा। तो ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ या नीचे वाला ग्राफ, ये ऐसे, ये सब क्या है पैराबोला। इस तरह से पैराबोला के ग्राफ कब बनते हैं, जब x और y में एक की पावर कितनी हो 2 और एक की पावर 1। फिजिक्स में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे कि 2 और 1 जब भी होगा शेप कैसी होगी, 1 और 1 होगा तो शेप कैसी होगी स्ट्रेट लाइन। ये दोनों याद रखें।
उसके बाद अगर दोनों की पावर 2 and 2 होती तो क्या होगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये वाली जो शेप हमको मिलेगी, ये शेप हमको हमेशा एक सर्कल मिलेगा। कैसी शेप होगी? सर्कल। ये वाली कैसी शेप मिली थी हमको? पैराबोला। 2 और 1 होने से, 1 और 1 होने से क्या मिला था? यस, स्ट्रेट लाइन। तो ये 2 और 2 होने से हमको हमेशा सर्कल मिलेगा। देखिए इस सर्कल का क्या कांस्टेंट है? आंसर है रेडियस आर। ये वाला पॉइंट देखो सर्कल पर, ये है इसका x और ये है इसका y। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहां पर हमने लिया तो इसका ये है x और ये है y। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहां पर लीजिए x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर, और आर सब जगह कांस्टेंट है। इसका क्या मतलब है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये ग्राफ किसका हो गया? सर्कल। ये वाला कैरेक्टरिस्टिक, ये वाला गुण सिर्फ किसमें पाया जाता है? सर्कल में। पावर कितनी कितनी? 2 and 2। तो 3 तरह की चीजें हमने पढ़ ली। पावर 1 and 1 कैसी शेप आएगी? स्ट्रेट लाइन। पावर 2 and 1 कैसी शेप आएगी? पैराबोला। पावर 2 and 2 कैसी शेप आएगी? सर्कल। अब अगली शेप हम पढ़ते हैं, y इज इक्वल टू 1/x। इसमें y की पावर कितनी है? 1, और x की पावर कितनी है? -1। अलग हो गया उनसे, तो इसकी शेप याद कर लीजिए। दिस इज इनवर्स, तो दिस इज नोन एज इनवर्स ग्राफ। इनवर्स ग्राफ ऐसे बनते, दिस इज y एंड दिस इज x। ये इनवर्स ग्राफ है। इनवर्स ग्राफ y इज इक्वल टू 1/x। अगर 1/x स्क्वायर होगा तो क्या होगा? यही ग्राफ ऐसा बनेगा, इस तरह से। ज्यादा डेप्थ आ गई तो ये वाला ग्राफ कौन सा है? y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर। दोनों की शेप करीब करीब एक होती है, लेकिन इसका कर्वेचर ज्यादा होता है। So this we will write as y is equal to 1/x square। ठीक है, ये दोनों आपने इनवर्स ग्राफ पढ़े। अब इसके बाद एक ग्राफ बचा, एंड दैट इज साइनोसाइडल ग्राफ। साइनोसाइडल ग्राफ अभी आप उसे याद करिए, उसकी डिटेल जब हम वेव्स के चैप्टर में पहुंचेंगे ऑसिलेशन में, तब पढ़ेंगे। दैट इज y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। ये बात है, या इसको हमने रख दिया y इज इक्वल टू a sin x। इसमें y और x का ग्राफ बनाना। ये जो y और x का ग्राफ बनेगा, इसमें साइन की वैल्यू हम 1 2 3 4 x की वैल्यू, साइन की नहीं, x की वैल्यू बदलते जाते हैं, और x की वैल्यू बदलती है 0 to 180 360। उसके बाद फिर वो अपने को रिपीट करती है। 720 किया, फिर से वही वैल्यू आएगी। 720 से हमने 1080 किया, फिर से वही वैल्यू आएगी। तो साइन की वैल्यू अपने आप को बदलते जाती है। पहले कैसी होती है? फर्स्ट क्वार्टर में प्लस, सेकेंड क्वार्टर में प्लस कम हो जाएगी, थर्ड क्वार्टर में माइनस बढ़ जाएगी, फिर माइनस कम हो जाएगी। इस तरह से y की वैल्यू, y कौन है? साइन x है। तो जैसे जैसे हम x को बढ़ाते हैं, देखिए x और ये y, x को हमने बढ़ाया, x 0 डिग्री, तो y कितना हो गया? 0 0। x 90 डिग्री 1, तो y किसके बराबर हो गया?
प्लस ए के बराबर, प्लस ए के बराबर। उसके बाद x 180 0 0, x 270 -1 तो ये -a, x 270 -a। उसके बाद फिर से x 360 0 और ये फिर अपने को रिपीट करेगा। अब इसके बीच में हम देखते हैं जब हम 0 to 90 जाते हैं तो पहले 30 डिग्री के लिए, देखिए फर्स्ट 30 डिग्री के लिए x 0 y 0 x 30 y 0.5a sin 30 0.5, 30 का एक स्टेप और लीजिए 60 तो ये क्या हो जाएगा √3/2, √3/2 is equal to this is 0.85 √3/2। उसके बाद हमने लिया 90 और 90 में ये हो गया 1। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, जब हम x की वैल्यू के इक्वल स्टेप है 30 30 30 30 30 30, लेकिन y की वैल्यू देखिए पहले 30 में ये कितना बढ़ती है 0.5, दूसरे 30 में ये कितना बढ़ी 0.35, तीसरे 30 में कितना बढ़ी 0.15। ये इस तरह शुरू में सबसे ज्यादा बढ़ी, फिर उससे कम बढ़ी और फिर उससे कम बढ़ी। तो इसका ये मतलब है कि ये स्ट्रेट लाइन स्लोप एक जैसा नहीं बनता है। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, देखो पहली बार ये यहां तक इसको बढ़ना है तो पहली 30 डिग्री में ही ये 1/2 बढ़ जाती है, ये इतना। दूसरे 30 में ये इसके 3 30 हैं, यहां तक इसको हाइट में जाना है, मान लिया और बढ़ा लेते हैं, मान लीजिए ये a की वैल्यू है। अगर ये a की वैल्यू है तो 30 डिग्री में ही ये कितना अचीव कर लेती है 30 में ये हाफ वैल्यू अचीव कर लेती है 0.58। अगले 30 में कितना अचीव करती है 0.85 और अगले 30 में कितना अचीव करती है 0.15। तो क्या इसका स्लोप एक जैसा होगा या अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। पहले स्लोप ज्यादा होगा, फिर कम हो जाएगा, फिर और कम हो जाएगा, तो ये शेप ऐसे बनेगी। समझ आया? इस तरह की शेप इसकी बनती है। ओके, तो इस ग्राफ को मैं फिर से बनाता हूं। 90, मैंने इसको गलत लिखा, नाउ आई विल मेक इट करेक्ट। x is equal to, let's write here 180, 90, 270 and 360। तो y की वैल्यू 90 तक बढ़ती है, ये पहले ज्यादा फिर कम, फिर 180 में 0 हो जाती है, फिर 270 में मैक्सिमम और फिर 360 में 0। इस तरह से ये वैल्यू ऐसी आई। ये एक बड़ी स्पेशल शेप होती है। क्यों स्पेशल होती है? इसका जो कर्वेचर है वो कर्वेचर सर्कल जैसा कर्वेचर नहीं। सर्कल में कैसा कर्वेचर है? यहां पर देखिए, यहां और यहां ये दोनों कैसे हो गए? पैरेलल। ये ना पैराबोला में होते हैं ना इसमें, ठीक है, इसलिए ये सर्कल नहीं, ये पैराबोला भी नहीं, दोनों से अलग, ना सर्कल है ना पैराबोला है। तो ये स्पेशल ग्राफ है और ये ग्राफ का अलग कैटेगरी है और इस कैटेगरी को हमने नाम दिया साइनोसाइडल कर्व।
तो साइनोसाइडल कर्व कब बनता है? जब y और x में कैसा रिलेशन हो? ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक साइन रिलेशन भी हो सकता है, ऑफ रिलेशन भी। ठीक, तो अब ये हमारी ग्राफ की स्टडी कंप्लीट हो गई। जैसे ही हम अलजेब्रा का इक्वेशन देखते हैं तुरंत हमारे दिमाग में उसकी शेप आ जानी चाहिए। फिर से रिपीट करते हैं, 1 to 1 होगा तो हाँ, अलजेब्रा में y इज इक्वल टू x, 1 1 पावर, तो स्ट्रेट लाइन, 1 की पावर 2 और 1 की 1 होगी तो पैराबोला, दोनों की पावर 2 होगी तो सर्कल, 1 की पावर 1 और 1 की -1 होगी तो इनवर्स ग्राफ। वेरी गुड। और अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो साइनोसाइडल ग्राफ। इस तरह से हम इनकी शेप देखकर पहचान सकते हैं कि अलजेब्रा का इक्वेशन हमको मिला तो हम उससे शेप निकाल सकते हैं, और शेप हमको मिली तो हम उससे इक्वेशन बना सकते हैं। समझ आ गया? तो ये हम लोगों ने ग्राफ के बारे में पढ़ा। अब अगली क्लास में हम लोग लॉग के बारे में पढ़ेंगे, लॉग को कैसे यूज करना मैथमेटिक्स में। उसके बाद फिर हम एक्चुअल स्टडीज अपनी स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।